नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 11। पिछले भाग में आपने सुना, रानी की अर्जी अस्वीकृत होने के बाद जनता में क्षोभ था। इसके सामंजस्य के लिए मालकम ने गवर्नर जनरल को कई चीजों की सिफारिश की, जिसमें से निज संपत्ति को हिंदू शास्त्रों की आड़ ले डलहौजी ने दामोदर राव के लिए तय किया। चालाकी से 6 लाख रुपए निकालकर दामोदर राव के नाम से अंग्रेजी खजाने में जमा कर दिए गए, जिन्हें दामोदर राव के बालिग होने पर ब्याज समेत लौटा देने का निश्चय किया गया। रानी शहर के महल में चली गई। रियासती फौजी सामान को नष्ट किया गया। सेना बर्खास्त की गई। लगभग सब जागीरदार खत्म किए गए और दरबार समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड ने फ्रांस क्रांति के 3 मोहक शब्द न्याय, समता, भाईचारा अपनाकर इनके नाम पर प्रतिष्ठा और नीति के प्रतिकूल राज्य विस्तार किया। 1854 में झांसी राज्य को अंग्रेजी इलाके में मिला देने पर मुहर लग गई। कमिश्नर स्कीन, डिप्टी कमिश्नर गार्डन, फौजी अफसर डनलप और एलिस ने बैठक करके रियासत के बड़े लोगों को जागीरें न देकर उपाधियां देने का सोचा, जिससे वह सब उनके हाथ में रहें और शासन सुचारू रूप से चले। अली बहादुर को खुश करने के लिए उन्होंने अपने साथ दरबार में बैठा लिया और कई घोषणाओं के साथ यह घोषणा भी कर दी कि जल्दी ही मदरसों में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। अब आगे। कप्तान गार्डन डिप्टी कमिश्नर बहादुर का बंदोबस्त बहादुरी के साथ चला। जागीरें जब्त हुई, जिम्मेदारियां कायम हुई। मंदिरों को सेवा पूजा के लिए जो जायदादें लगी थी वे खत्म हुई। पुजारियों को, पूजकों को यह बहुत अखरा। अर्जी पुर्जियां की, बगलों पर माथे रगड़े, लेकिन एक न चली। गार्डन की दृढ़ता ने चोर डाकुओं से लेकर पुजारियों तक के होश ठिकाने लगा दिए। हर बात में अर्जी और अर्जी नवीस का दौर दौरा बढ़ गया। कानून की प्रतिष्ठा के लिए वकीलों को आदर मिला। पहले कोई परीक्षा इस पेशे के लिए जारी नहीं की गई थी। वकालत की सनद डिप्टी कमिश्नर अता किया करता था, ठीक उसी तरह जैसे जिम्मेदारी या नौकरी अता होती थी। होशियार लोगों ने झटपट अंग्रेजी कानून, अदब, ढंग सीखा और आगे चलकर बिना उसके अदालत का पत्ता भी न हिला। इस वर्ग ने उस युग में सब प्रकार की निष्ठाओं के ऊपर कानून की निष्ठा को बिठलाने में जाने अनजाने सहायता की। केवल यह एक ऐसा अंग्रेजी संस्कार है जिसके प्रति हिंदुस्तानियों की आत्मगत भावनाओं में श्रद्धा होनी चाहिए थी, परंतु जिस प्रेरणा और जिस वातावरण में होकर और जिन उपकरणों के साथ न्याय का यह साधन आया था, वे सब हिंदुस्तानियों को कतई अच्छे नहीं लगे और इसीलिए कानून भी अखरा। परोपकार की वृत्ति से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने कानून की प्राण प्रतिष्ठा हिंदुस्तान के न्याय मंदिर में की हो, सो बात नहीं थी। देश में पूर्ण शांति हो, अंग्रेजों का अधिकार सदा सर्वदा इस देश में बना रहे और अंग्रेजी व्यापार व्यवसाय निर्बाध चलता रहे, बस इसी वृत्ति से प्रेरित होकर कानून बनाए गए और चलाए गए। गवर्नर जनरल से लेकर पटवारी और चौकीदारी तक कायदा कानून में बंधकर अपना अपना काम करते चले जाए, अनुशासन में शिथिलता न आने पावे। तभी तो अंग्रेजी राज्य निर्विघ्न चल सकता था। उन लोगों ने हिंदू नरेशों और मुसलमान बादशाहों के उत्थान पतन के इतिहास पढ़े गुने थे, इसीलिए वे अपने शासन को उन सब गड्ढों से बचाना चाहते थे जिनमें नरेशों और बादशाहों के सूबेदार और अन्य कर्मचारी मौका पाते ही उसको ढकेल दिया करते थे। समय समय पर गार्डन शहर के बड़े आदमियों को मुलाकात का आकर्षण देता रहा। चिरौरी करना तो वे जानते ही थे, इसकी भी करते थे, परंतु जब वे इसके सामने झुकते थे उनकी रीढ़ में दर्द हो उठता था और माथे पर बल पड़ जाते थे। घर आकर लाभ हानि को आंकने के साथ वे साहब की हेकड़ी पर जलते थे और अपनी चिरौरी पर हंसते थे। रानी को भी समाचार दे आते थे, वे चुपचाप सुन लेती थी और उनके बाल बच्चों के समाचार विस्तृत ब्यौरे के साथ पूछ लेती थी।
अन्य कोई बात न कहने का उन्होंने अपने मन पर बंधेज कर रखा था। शहर वाले महल के ठीक सामने राजकीय पुस्तकालय था। वह उन्हीं के हाथ में था। पुस्तकालय के पीछे एक ढाल था और ढाल के नीचे उनका सुंदर बड़ा बाग। इस बाग में वह घुड़सवारी इत्यादि व्यायाम किया करती थी। नगर की जो स्त्रियां उनके पास आती थी, उनको वह बड़ी निष्ठा के साथ इसी बाग में कसरतें सिखलाती थी। अब तो सुंदर, मुंदर और काशी भाई इतना सीख गई थी कि दूसरों को सिखाने में रानी को इनसे बड़ी सहायता मिलने लगी। फिर भी रानी सोचती थी कि अश्वारोहण और शस्त्र चालन में मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हुई हूं। पुरानी लड़ाइयों के नक्शे उनके महल में थे। वे उनका बारीकी के साथ अध्ययन करती थी। बनावटी लड़ाइयों के नक्शे कागज पर बनाती और बिगाड़ती। अपनी सहेलियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक युद्ध परिस्थितियों पर वाद विवाद करती। उनको पहाड़ियों पर अश्वारोहण का शौक हुआ। झांसी के आसपास पहाड़ियां हैं ही। उस समय जंगल और विषम स्थल भी थे। रानी तेजी के साथ सहेलियों सहित इन पर अश्वारोहण करती। झांसी के आसपास की भूमि का उनको राई रत्ती परिचय प्राप्त हो गया। इस भौगोलिक परिचय के क्षेत्र को वे निरंतर अनवरत बढ़ाती रहती थी। जो स्त्री पुरुष उनके पास भेंट के लिए आते, उन सब से कहती, शरीर को इतना कमाओ कि फौलाद हो जावे, तभी मन दृढ़ता पूर्वक भगवान की ओर जाएगा। उनका कसरतों का शौक शीघ्र विख्यात हो गया। अमीर खां, वजीर खां, दो नामी उस्ताद उनको मिले। बालागुरु भी बिठूर से आए और मल्ल विद्या के एक सूक्ष्मतम दाव पेच बतलाकर चले गए। नरसिंह राव टौरिया के नीचे दक्षिणियों के मोहल्ले में वे एक अखाड़ा जारी कर गए। रानी कुश्ती का अभ्यास अपनी सहेलियों के साथ करती थी। तीर, बंदूक, छुरी, बिछुआ, रैकला इत्यादि चलाने में पहले दर्जे की श्रेष्ठता उन्होंने अमीर खां, वजीर खां के निर्देशन से प्राप्त की। ऐसी और इतनी कि उनकी कुशाग्र बुद्धि, शक्ति और हस्त कुशलता पर वे दोनों नामी उस्ताद विस्मय में डूब जाते थे। वे जानते थे कि रानी उद्दंड प्रकृति हैं, इसीलिए कभी कभी लगता था कि हथियार चलाने या परीक्षा के लिए ललकार न बैठें। यह उनका भ्रम था। रानी का बाह्य रूप प्रचंड तेजपूर्ण था, परंतु अंतर बहुत कोमल और उदार। इस प्रकार महीनों पर महीने बीत गए। एक दिन तात्या टोपे आया। रानी की सेना बहुत दिन पहले समाप्त कर दी गई थी, परंतु सैनिक और उनके नायक अपने कौशल को न भूले थे और न उनका स्वाभिमान गारत हुआ था। मोहम्मद जमा खां अपने को कर्नल अब भी कहता था। अठवारे पखवारे रानी को वह प्रणाम कराया करता था। उसी की हवेली के एक भाग में तात्या पूर्ववत ठहरा। रात के 8 बजे के बाद तात्या रानी के पास पहुंचा। वे तीनों सहेलियां उनके साथ थी। अब की बार तात्या ने जो रानी को देखा तो बहुत सतेज पाया। कुशल वार्ता के बाद बातचीत हुई। अब की बार राजस्थान, पंजाब इत्यादि भी घूमे? अब की बार बहुत घूमा हूं और एक आध जगह तो पकड़े जाने की ही नौबत आ गई। वे सब सतर्क होकर सुनने लगी। मैं अपना हाल राजपुताने से आरंभ करता हूं। बड़े बड़े राज्य जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इत्यादि किसी विशेष पक्ष में नहीं, तटस्थ से हैं, परंतु सब कहते हैं कि झांसी के साथ अंग्रेजों ने बेईमानी की। हम लोगों के प्रति उनका भाव उदासीन है। इसके लिए हमारा उनका दोनों में से किसी का भी दोष नहीं है। हम लोग एकत्र स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे और वे लोग अपनी अपनी अलग स्वतंत्रता की धुन में थे। राजपुताने में एक आध ठिकाना ऐसा भी है जो महाराष्ट्र नाम से ही अप्रसन्न है, परंतु हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए उपयुक्त अवसर आने पर अपना सर्वस्व होम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां के अधिकांश राजा अपने को अंग्रेजों की सहायता के कारण ही निरापद समझते हैं, इसलिए न अपने जागीरदारों की परवाह करते हैं और न प्रजा की। जैसा ढर्रा चला आया है, मजे में उसको चालू रखने के पक्षपाती हैं। अच्छे नेतृत्व की हीनता में जनता जीवन के साधारण उद्देश्यों में ही लिप्त है। ऐसी अवस्था में वहां से कोई आशा नहीं करना चाहिए, परंतु यह विश्वास है कि वहां की सेना अपनी सेना का साथ देगी। पंजाब का हाल कम आशाजनक है।
रणजीत सिंह का पंजाब अंग्रेजी इलाके और 5 रियासतों में विभक्त हो गया है। इन रियासतों के राजा हाथ आई रोटी को किसी प्रकार भी फेंकने को तैयार नहीं। जनता नेता विहीन है, इसीलिए विवश सी है। दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह वृद्ध है, परंतु उसकी बेगम तेजस्वी हैं। मुसलमान लोग बादशाह के नाम पर बलिदान होने को तैयार हो सकते हैं। मैं कई प्रभावशाली मुसलमानों से मिला। वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में फिर बादशाहत कायम करो। मैंने कहा, स्वराज्य और बादशाहत का सामंजस्य हो सकता है। जब उन्होंने पूछा कैसे होगा, तब मैंने उनको बतलाया कि अपने अपने प्रांतों और प्रदेशों में सब लोग स्वराज्य नियुक्त करेंगे। बादशाह को उनमें दखल देने का अधिकार तो न रहेगा, परंतु अंतर प्रांतीय बड़े कार्यों से संबंध रखने वाले हुक्मों पर मोहर बादशाह के नाम की रहेगी। सिर्फ दिल्ली के आसपास का प्रदेश बादशाह का खालसा रहेगा। बाहर के शत्रुओं से सब प्रांत और प्रदेश सम्मिलित होकर स्वराज्य और बादशाह के नाम पर लड़ेंगे और इस तरह मिलकर हिंदुस्तान का शासन चलावेंगे। पर हर हालत में पहले सब मिलकर इस बला को इस देश से टालें। बहुत लोग इस योजना से सहमत हुए, क्योंकि इस समय यही व्यवहारिक जान पड़ता है। परंतु यहीं पर मैं पकड़े जाने से बाल बाल बच गया। एक नायब डिप्टी कमिश्नर ने, जो हिंदुस्तानी था, कैद कर लिया, परंतु सिपाहियों की आंख मिचौली में से भागा। इसके बाद मैं दक्षिण गया। तात्या, तुम तो बहुत चतुर हो, अपनी वार्ता सुनाते जाओ, मैं ध्यान दिए हुए हूं। मराठा रियासतों के राजाओं का जो हाल पहले देखा था वही अब भी है। केवल एक अंतर है, जनता सजग है और सिपाही स्वाभिमानी। महाराष्ट्र की जनता अब भी स्वराज्य मत है। दरिद्र और धनाढ्य, किसान, मजदूर और जागीरदार लगभग सब एक संकेत पर खड़े हो सकते हैं। और एक बार फिर वे पर्वतमालाएं और मैदान, वे घाटियां और उपत्यकाएं हर हर महादेव से गूंज उठेंगी, कांप उठेंगी। रानी का सतेज मुख और भी तेजमय हो गया, परंतु वे तुरंत मुस्कुरा उठी। तात्या, मुझको तुम्हारे सामने तक नियंत्रण के साथ बोलना चाहिए। कभी कभी मैं वाक संयम की कमी के कारण अपने ऊपर खींच उठती हूं। तात्या ने दृढ़ स्वर में कहा, भाई साहब, मेरे हृदय में, इनके हृदय में और सब जनता के हृदय में जो बात गड़ी हुई है वही आपके मुंह से निकल पड़ी। अभी उसका समय नहीं आया, समय पर ही निकलनी चाहिए। तुम आगे की वार्ता कहो। मैं हैदराबाद गया। नवाब अन्य रईसों की तरह अंग्रेजों के आतंक से दबा हुआ है। सेना जिस पक्ष का पासा पड़े उस ओर जाएगी, जनता हमारे साथ होगी। मैं मैसूर और तंजौर भी गया था, वही हाल वहां का भी है। रानी के होठों पर वही मुस्कान आई जिसके मृदुल मधुर आवरण में फौलादी आदर्श नियत थे। बोली, तात्या, अभी कुछ विलंब और है। तब तक महत्वपूर्ण स्थानों के भूगोल का बारीकी के साथ अध्ययन कर लो। कहाँ किस प्रकार सेनाओं को ले जाना पड़ेगा, कहाँ आसानी के साथ युद्ध किया जा सकता है और अपने अभीष्ट स्थान पर किस प्रकार शत्रु को एकत्र करके लड़ाई के लिए विवश किया जा सकता है। इन विषयों पर काफी समय और परिश्रम खर्च करने की आवश्यकता है। इसके सिवाय बारबरदारी के जानवरों और अच्छे घोड़ों के इकट्ठा करने की योजना पर विचार करते रहने को भी मन में बहुत स्थान मिलना चाहिए। तोपें, बंदूकें, बारूद, गोला, गोली इत्यादि युद्ध सामग्री के बनाने वाले कारीगरों को भी हाथ में ले लो। अंग्रेजी कारखानों में अपने आदमी नौकर रखवाओ। वे लगन के साथ सब क्रियाएं सीखें। अपनी पुरानी बारगी युद्ध परिपाटी को तो गांठ ही में बांध लो। हमारा देश उस परिपाटी को छोड़कर अंग्रेजों से लड़ा, इसलिए भी हारा। मैंने नाना साहब और राव साहब के प्रोत्साहन और आज्ञा से इन सब बातों का ध्यान रखा है और आपकी भी आज्ञा मिली। पूरा ध्यान दूंगा। मैं इतने महीनों पैदल अधिक फिरा हूं, इसीलिए मुझको देश का भूगोल बहुत अच्छी तरह याद हो गया है। किसी न किसी तरह बहुत से आदमी, सामान और जानवर लेकर कहीं का कहीं पहुंच सकता हूं।
लड़ाइयों के नक्शों का अध्ययन किया? अच्छी तरह। पंजाब में जो लड़ाइयां अंग्रेजों से सिख लड़े हैं, उनका भी मैंने अध्ययन किया। व्यर्थ ही सिखों ने इतनी वीरता खर्च की। इतनी युद्ध सामग्री, ऐसी अच्छी सीखी सिखाई फौज यदि अच्छे नायकों के हाथ में होती तो अंग्रेज सिखों को कभी ना हरा पाते। परंतु कदाचित उनकी हार देशद्रोहियों के कारण हुई है। वे लोग कहते होंगे कि भाग्य ने हरा दिया। निसंदेह यही कहते हैं। पंजाब में स्त्रियों को कुछ स्वाधीनता है? हिंदू और सिख स्त्रियों को है। तब पंजाब किसी दिन फिर खड़ा होगा। परंतु मुसलमान स्त्रियों में कम है। यह खेद की बात है। परंतु वे भी किसी दिन अपनी बहनों के प्रभाव में आवेंगी। मैं पंजाब को भी अपनी योजना में ले रहा हूं। जिस समय इसोर की बाढ़ पंजाब से जोट करावेगी, उस समय पंजाब भी नीचे पड़ा न रह सकेगा। मैं सिखों की लड़ाइयों के नक्शों का अध्ययन करना चाहती हूँ। तात्या ने कागजों पर मानचित्र बनाकर समझाया। रानी ने और उनकी सहेलियों ने भी समझा। तात्या ने अनुरोध किया, हमको एक अपने विश्वसनीय जासूसी विभाग की बड़ी आवश्यकता है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने स्थापना कर दी है। तात्या ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे, कहाँ? यहीं। मेरी ये तीनों सहेलियां काम सीख रही हैं और कर रही हैं। मैं और स्त्रियों को भी तैयार कर रही हूं, परंतु काम सावधानी का है, इसीलिए धीरे धीरे कर रही हूं। तात्या प्रसन्न हुआ। झांसी में एक विलक्षण बात देखी। जो यहाँ निवास करता है वह तो आपका भक्त है ही, परंतु यहाँ का निवासी जो बाहर चला गया है, वह भी झांसी के लिए अपना तन मन बलिदान देने के लिए प्रस्तुत है। मुझको इसीलिए झांसी का बहुत अभिमान है। भाई साहब, जब मैं ग्वालियर राज्य का हाल लेता हुआ हाल में दक्षिण की ओर गया, तब वहां बाजार में एक फटियल ब्राह्मण मिला। उसने मुझको पहचान लिया। मैंने भी उसको चीन लिया। वह झांसी का रहने वाला नारायण शास्त्री निकला। उसको स्वर्गीय सरकार ने एक अपराध में देश निकाले की सजा दी थी। मैंने उस अपराध के विषय में सुना है। नारायण शास्त्री आश्वासन देता था कि जो कुछ भी कार्यभार उसको दिया जाएगा वह प्राणपण से करेगा। पर जिस स्त्री को लेकर यहां से गया था, क्या उसको त्याग दिया? नहीं भाई साहब, उसने मुझसे स्पष्ट कहा। समाज ने उसको कैसे ग्रहण किया होगा? वह समाज से बाहर है, मूछ मुंडाए बैरागी वेश में रहता है, साथ में वह स्त्री रहती है। उसको क्या काम दिया? सेना के साथ संपर्क रखने का काम। नारायण शास्त्री ज्योतिष जानता है और कविताएं गाता है। उनके प्रयोग से वह सेना के संपर्क में रहेगा। सेना के साथ घनिष्ठ संपर्क उत्पन्न करने को बहुत महत्व देना होगा। दे रहा हूं। तुमको जान पड़ता है, अकेले ही बहुत काम करना पड़ता है। नहीं भाई साहब, नाना साहब, राव साहब इत्यादि बहुत लोग काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली और मेरठ इत्यादि प्रदेशों के अनेक मुसलमान भी प्राणों की होड़ लगाकर निरत हैं। मुझको ऐसा लगता है कि शीघ्र ही कुछ ना हो, परंतु मैं सोचती हूँ कि अधकचरी तैयारी में कुछ भी न किया जाना चाहिए। बहुत दिन हुए मद्रास की ओर कुछ सिपाहियों ने अचानक उपद्रव कर डाला था। वह व्यर्थ गया। फल यह हुआ कि मद्रासी अब सेना में कम भर्ती किए जाते हैं और अंग्रेजों ने अपनी सावधानी को कस कर बढ़ा दिया है। कैसी भी सावधानी, कुटिलता और बुद्धि से अंग्रेज लोग काम लें, हमारी विशाल असंख्य जनता उनका राज्य नहीं चाहती। इसीलिए राजाओं और नवाबों का साथ न पाते हुए भी हमको अपने उत्साह में कमी प्रतीत नहीं होती। मैं जानती हूं। भाई साहब, अब आपके शयन का समय आने को है। भोजन तो अभी हुआ ही नहीं है। जाता हूं। यहां एकाध दिन रहकर चला जाऊंगा। शीघ्र ही फिर सेवा में उपस्थित होऊंगा, अर्थात जैसे ही कोई महत्व की बात सामने आई मैं आऊंगा। भोजन अब मैं नहीं करूंगी, केवल दूध पीऊंगी, नहीं तो कल के कार्यक्रम का व्यतिक्रम हो जाएगा। तुम दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह से मिले हो? पिछली बार आया तब मिला था।
अब की बार नहीं मिल पाया हूं। उनसे मिलना। रघुनाथ सिंह नई बस्ती में गणपत खिड़की बाहर रहते हैं और जवाहर सिंह कटीली गांव में होंगे। मैं इनसे मिलूंगा। तात्या चला गया। रानी के पास 8 बजे के लगभग तात्या, रघुनाथ सिंह और जवाहर सिंह आए। रघुनाथ सिंह पुष्टदेह का बड़ा बलशाली पुरुष था। जवाहर सिंह जरा छरहरे शरीर का परंतु काफी बलवान। प्रणाम करके तीनों बैठ गए। रानी ने पूछा, दीवान जवाहर सिंह को क्या कटीली से ले आए तात्या? हाथ जोड़कर जवाहर सिंह ने उत्तर दिया, दीवान रघुनाथ सिंह का एक साडिनी सवार लिवा लाया। उसने प्रातःकाल के बहुत पहले ही सोते से जगाया था। मैं स्वयं नहीं गया। दीवान साहब से प्रार्थना की और इन्होंने तुरंत रात को ही साडिनी सवार भेज दिया। घुड़सवार जाता तो दीवान साहब को घोड़े पर ही आना पड़ता। शायद कोई संदेह करता, इसीलिए ऊंट भेजा, तात्या ने कहा। जवाहर सिंह बोला, श्रीमद सरकार, मुझे किसी का भी डर नहीं है। उस दिन के लिए तरस रहा हूं जब झांसी और अपने स्वामी के लिए अपना शरीर त्याग दूं। रघुनाथ सिंह झूमने लगा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, आप ही लोगों का बल भरोसा है। एक दिन आवेगा जब आप लोगों की जौहर का उपयोग होगा। तात्या ने कुछ बतलाया होगा? रघुनाथ सिंह, बतलाया है सरकार, थोड़े में समझ लिया। हम लोगों को ज्यादा सुनने समझने की दरकार ही नहीं है। अपनी माता के दर्शन करने थे, इसीलिए चले आए। जवाहर सिंह, हम लोगों को सरकार के हाथों अपनी तलवार पर गंगा जल छिटकवाना है। रघुनाथ सिंह, और अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। रानी मुस्कुराई, बोली, आप लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूं। आप लोग सहज ही प्राणों की होड़ लगा सकते हैं, परंतु मैं चाहती हूं कि प्राणों को सहज ही न खोया जाए। अवसर आने पर ही तलवार म्यान से बाहर निकले। छोटी छोटी बात पर न खिंच जावे। तात्या, इन लोगों को लाट की आज्ञा पर बहुत क्षोभ हुआ और ये तुरंत कुछ जवाब देना चाहते थे। अंग्रेजों के अन्याय बढ़ते जावें तो अच्छा ही है, फिर भगवान हमारी जल्दी सुनेंगे। असल में अभी इन छोटी बातों पर खींच कसर का निकालना अच्छा नहीं है। उन दोनों ठाकुरों ने स्वीकार किया। फिर उन दोनों ने अपनी चमचमाती हुई तलवारें रानी के पैरों के पास रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रानी ने मुंदर से कहा, गंगा जल ला। मुंदर गंगा जल ले आई। रानी ने पहले जवाहर सिंह की तलवार पर छींटे दिए और फिर रघुनाथ सिंह की तलवार पर। उन दोनों ने रानी के चरण स्पर्श करके तलवारें म्यान में डाल ली। रानी पुलकित हुई। एक क्षण में अपने को संयत करके बोली, गंगा जल की पवित्रता को निभाना, आपस की कलह में इसका प्रयोग मत करना और ना किसी कलुषित काम में। उन दोनों ने मस्तक नवाए। रघुनाथ सिंह ने कहा, सरकार, अब आशीर्वाद मिलना चाहिए। रानी का गला भर आने को हुआ। उन्होंने नियंत्रण कर लिया। बोली, तुम्हारे हाथों स्वराज्य के आदर्श का पालन हो, सुखी रहो और अपने पीछे ऐसा नाम छोड़ जाओ कि आने वाली अनंत पीढ़ियां तुम्हारे स्मरण से अपने को शुद्ध करती रहें। जवाहर सिंह ने कहा, माता का यह आशीर्वाद और वह पवित्र गंगा जल सदा हमारे साथ रहेगा। रघुनाथ सिंह बोला, माँ, आज न जाने क्यों ऐसा भास रहा है मानो हम लोग अनेक युद्धों पर विजय प्राप्त कर चुके हों। रानी ने कहा, मुझको संदेह नहीं है, युद्धों पर विजय प्राप्त करोगे। रघुनाथ सिंह जरा मचलते हुए बोला, माता, हमको आशीर्वाद तो मिल गया, अब प्रसाद और मिलना चाहिए। रानी ने तुरंत मुंदर से कहा, लड्डू ला मुंदर, मैंने अपने हाथों आज ही बनाए हैं। मुंदर थाल भर लड्डू ले आई। नहीं सरकार, इतने नहीं। जवाहर सिंह हंसकर बोला, हम लोग भोजन कर आए हैं। रानी उठी, दोनों हाथों में एक एक लड्डू लिया। अपने हाथ के बनाए लड्डू अपने ही हाथों खिलाऊंगी। तात्या, तुम भी खाओ, रानी ने कहा। उन लोगों ने मुंह खोले। रानी ने आग्रह के साथ खिलाया। बचे हुए लड्डू उन तीनों सहेलियों को खिला दिए। हाथ मुंह धोकर वे सब बैठ गए। रानी ने कहा, आप लोग अभी केवल इतना करें,
नातेदारियों में अपना मेल बढ़ाएं और उनको अपनावें। सबके काम में पड़ें और छोटी से छोटी जाति के पुरुष या स्त्री का, गरीब से गरीब मजदूर या किसान को कदापि छोटा न समझें। सब जातियों और सब वर्गों को बिना अपना उद्देश्य बतलाए हथियार चलाना सिखलाएं। इस काम के लिए काफी अवसर मिल सकते हैं, जैसे शिकार, उत्सव, ब्याह बारात इत्यादि। जवाहर सिंह ने कहा। बहुत अच्छा, रघुनाथ सिंह ने कहा। ऐसा ही होगा। तात्या, मैंने इनसे कहा है कि ऐसी कोशिश करो कि कोई नातेदार डाका न डाले। ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल पड़ेगी। मैंने कहा कि डाके डालने ही हैं तो खजानों पर डालो और थाने लूटो। रानी ने निवारण करते हुए कहा, नहीं तात्या, यह उचित नहीं। अनाचार और अत्याचार को प्रोत्साहन एक बार मिला कि वह बार बार सिर उठाता है। जब स्वराज्य का युद्ध शुरू होगा तब खजाने और थाने सब अपने अधिकार में किए जाएंगे, अभी नहीं। जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह ने हामी भरी। तात्या बोला, अभी तो गार्डन अपना प्रबंध पक्का किए जा रहा है। समझता होगा कि जनता को अपनाते चले जा रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है। तात्या, दीवान जवाहर सिंह और दीवान रघुनाथ सिंह प्रणाम करके चले गए। रानी ने अपनी सहेलियों से पूछा, बतलाओ, इन दोनों में से झांसी की स्वराज्य सेना का प्रधान सेना नायक बनने योग्य कौन है? मुंदर, दीवान रघुनाथ सिंह। सुंदर, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। काशीबाई, जवाहर सिंह। फिर वे तीनों रानी का मुंह ताकने लगी। मुंदर बोली, हम दोनों की ही बात सही निकलेगी। सुंदर ने कहा, भाई साहब देखें क्या कहती हैं। काशीबाई हंसकर बोली, वे अभी बतला देंगी। रानी ने कहा, समय बतलावेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।